विपक्ष ने लोकसभा के चुनाव में आरक्षण को लेकर के एक अफवाह फैलाने का काम किया था, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। सच ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद से आरक्षण के सभी नियमों का पालन किया गया है, बल्कि हर भर्तियों में पारदर्शी तरीके से सभी जातियों को समावेशी तरीके से शामिल किया गया है। वरना समाजवादी पार्टी की सरकार में कैसे ओबीसी की जातियों के नाम पर केवल एक जाति को लाभ मिला करता था। क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार के आधार पर भर्तियां होती थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हम पारदर्शी आधार पर, योग्यता के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर और आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए भर्ती करने का काम कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब भी उपचुनाव होंगे, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव से भाग रही है। समाजवादी पार्टी की तैयारी पूरी है। समाजवादी पार्टी ने 10 विधानसभा चुनाव में के जो प्रभारी हैं वो बना दिए हैं। समाजवादी पार्टी के पीडीए की सूची, पीडीए के लोग तैयार हैं, पीडीए की जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। तो बयानबाजी आपने सुन ली है और इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि दर्शकों के सवाल क्यों हैं, क्या है और किस पर आज हम बहस करने वाले हैं। तो उपचुनाव का रण मुद्दा बनेगा आरक्षण। 69,000 शिक्षक भर्ती, निराश नहीं होगा कोई अभ्यर्थी। कोर्ट के फैसले का सम्मान, रखा जाएगा हर वर्ग का ध्यान। इलेक्ट्रो एंट्री पर विपक्ष को टेंशन, भर्ती को बताया राष्ट्र विरोधी कदम। शिक्षक भर्ती की नई सूची होगी तैयार, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार। ये तमाम सवाल आज के रहने वाले हैं न्यूज स्टेट के और दर्शकों के भी। इसी के साथ इन सवालों का जो जवाब देंगे उनमें अवधेश उपाध्याय बीजेपी से नेता, तारिक खान है एसपी से प्रवक्ता, अरविंद जय तिलक हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। सबसे पहले अवधेश उपाध्याय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि इस पूरे मामले पे अभी सरकार के सामने विकल्प क्या है। 3 महीने का समय है और 3 महीने के समय में आपको सिर्फ एक नई सूची जारी नहीं करनी है, बल्कि जनता को यह भरोसा दिलाना है कि जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है वो नहीं होगा। और वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव भी है। देखिए दीपशिता जी, सबसे पहले जो शिक्षकों की भर्ती को लेकर जो फैसला माननीय न्यायालय ने दिया है उसका हम फैसला करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से फैसला करते हैं। और ये आपने देखा होगा कि किस तरह से कुछ और भी पार्टियां हैं, कुछ और भी दल है हमारे देश में, जो जब न्यायालय फैसला सुनाता है यदि उनके पक्ष में आता है तो ठीक है, अन्यथा क्या होता है कि वो रातों रात जो है कोर्ट को खुलवा देते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, आगजनी करवा देते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, कोर्ट के फैसले का पूरी तरह से स्वागत करती है। और मैं आपको सुनिश्चित करता हूं, आपके दर्शकों को, कि जो भी शिक्षक भर्ती में जो भी त्रुटि हुई है उसको सही करके सभी को न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। क्योंकि दीपशिखा जी, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है हमारे देश में जो हक मारने का नहीं, हक दिलाने का काम करती है। आपको मैं बताऊं, जम्मू कश्मीर में 370 लगाया गया, ठीक है, वो जब लगा था तो किसका हक मारा गया था? वहां से SC ST का, क्योंकि उनका आरक्षण वहां खत्म हो गया। लेकिन जब मोदी सरकार देश में आई तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया, जिससे वहां का जो SC ST का जो आरक्षण था, जो कई मतलब वर्षों से क्या कई पीढ़ियां उनकी बीत गई, उसमें उनको नहीं मिल पा रहा था, वो अब जाके मिला। इसी तरह से आप देखें ट्रिपल तलाक, जिससे मुस्लिम बहनों को उनका हक मिला है। इसी तरह से आपको मैं आश्वस्त करता हूं आपके दर्शकों को कि जो फैसला कोर्ट ने सुनाया है उसको स्वागत करते हैं और किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। चलिए, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 2024 की शुरुआत में ही 8 महीनों की अगर बात करें तो कम से कम 6 बड़ी भर्तियां हैं जिन पर रोक लग गई है, जिससे युवाओं के मन में एक संकोच है, युवाओं के मन में एक शंका है। इस पर मैं आपके पास लौटूंगी। तारिक खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला और विपक्ष की बाँछें खिल गई। एक तरफ तो उपचुनाव है, दूसरी तरफ विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा भी। ये जो फैसला है मैम, ये कुल मिला के कोर्ट के, आपने जितने सवाल हैं बीजेपी के प्रवक्ता ने इधर उधर बताया, विषय से इधर उधर नहीं भागना चाहिए। इसका ट्रिपल तलाक से कोई लेना देना नहीं है, न कश्मीर से कोई लेना देना है। सबसे पहले दिलाने की बात की पहले बीच में नहीं, सबसे पहले ये लोग जो शिक्षक के साथ अन्याय हुआ था वो सरकार के पास गए, इन्होंने कहा कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। फिर इनके मंत्री ने बयान दिया कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। फिर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में गए, वहां पर इन्होंने बताया कि गड़बड़ी हुई है, तो सरकार उनके सामने गई और कहा कि गड़बड़ी हुई है, मान लिया।
फिर उन्होंने जब 6800 की नई लिस्ट जारी की तो सरकार ने मान लिया कि हमसे गलती हुई, हमने आरक्षण चोरी किया था, लूट किया था, डकैती की थी, हकमारी की थी। सबसे पहले जब 6800 की लिस्ट जारी की इन्होंने 2020 में, उसके बाद हाई कोर्ट ने उस लिस्ट को भी रद्द कर दिया। उसके बाद इन्होंने एफिडेविट दिया कोर्ट में सरकार ने कि इसमें कोई गलती नहीं हुई है और जो भर्ती हुई है उसमें आरक्षण का और सारे नियमों का पालन किया गया है। दूसरी गलती, फिर उसके बाद अभी कुछ दिन पहले इनके संसदीय कार्य मंत्री विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि 70% भर्तियां 70% दलित, ओबीसी और एससी एसटी की है। यही बात आपने कोर्ट में भी बताई होगी। कोर्ट ने आपकी बात को खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि जो नियम है 1981 का और 1992 95 अधिनियम, उसका पालन नहीं किया चाहिए। ये जो कहानी चल रही है, ये जब नियुक्तियां हुई थी तभी से चल रही है। एक्सट्रीमली सॉरी भाई, आपको थोड़ा मैं ज्ञानवर्धन कर दूं। ये जो आप बता रहे हैं ना, ये जब से नियुक्तियां हुई थी, जब वहां पर उसका रिजल्ट आया था, उसके बाद कुछ जो अभ्यर्थी थे वो हाई कोर्ट गए थे। बोलो। उनकी वजह से ये डिले हुआ है। बोलिए। और हमारे नेताओं ने हमेशा विधानसभा में ये मुद्दा उठाया है, कभी किसी का हक मारने काम नहीं किया है। आपको मैं बता दूं 2015 पुलिस भर्ती घोटाला किसने किया था? भाई, पुलिस भर्ती घोटाला हुआ था समाजवादी पार्टी में। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2015 में पुलिस घोटाला। अरविंद जय तिलक जी, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे मैं समझना चाहूंगी। देखिए, किसी एक पार्टी की बात नहीं करूंगी, बीजेपी की बात नहीं करूंगी और ना ही मैं बात करूंगी सपा की। ये हम भी जानते हैं कि कहां पर कितनी भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, कैसे कैसे जो कोर्ट है उनकी ओर से संज्ञान लिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह जरूर खड़ा होता है कि इसके पीछे मंशा क्या होती है। दीपशिखा जी, देखिए, इस पूरे प्रकरण के 3 पक्ष हैं। एक तो इसका राजनीतिक पक्ष है जो मौजूदा समय में दिखाई दे रहा है, दूसरा कानूनी पक्ष है और तीसरा इसका तकनीकी पक्ष है। अब चूंकि यह मामला जो है सिंगल बेंच से डबल बेंच में आया, डबल बेंच का फैसला अलग है, सिंगल बेंच का फैसला अलग है। अब चूंकि जो लोग इस पर सियासत साधना चाहते हैं उनके लिए भरपूर मौका है और कहा भी जाता है कि राजनीति जो है मौके की मोहताज होती है, जो दिखाई भी पड़ रहा है। अब देखिए, 2018 से यह मामला चल रहा है, परीक्षा हुई, अब इसके बाद 2020 में रिजल्ट आया। कुछ लोगों को लगा कि नहीं, इसमें जो है आरक्षित वर्ग के लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ है, वो कोर्ट में गए। सिंगल बेंच ने स्पष्ट कहा कि भाई देखिए, अगर आप आरक्षण का लाभ लेना अगर आप जरूरी समझते हैं, फॉर्म में अप्लाई करते हैं कि हाँ हम जो है आरक्षित वर्ग से हैं, तो फिर अगर भले ही आप सामान्य वर्ग के लोगों के बराबर नंबर पा जाएंगे, फिर भी आपको जो है आरक्षित में ही रखा जाएगा, आपको जो है सामान्य में नहीं रखा जाएगा। देखिए, पूरे प्रकरण का लबो-लुआब यही है। जो पूरा आरक्षण दिया जाता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दिया जाता है, जिसे हम लोग ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कहते हैं। अब चूंकि अब जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, जो कोई शक नहीं कि उनका नंबर भी जो है, जो उनके प्रतिभागी हैं, उनका नंबर जो है सामान्य वर्ग के बराबर या उनसे अधिक भी होता है। मेरिट भी कभी कभी किन्हीं परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि अधिक बन जाती है। लेकिन चूंकि वो आरक्षण का लाभ फॉर्म भरते समय लेने के लिए तैयार रहते, इसलिए अधिक नंबर पाने के बाद भी जो है उनकी गिनती आरक्षित वर्ग में होती है। अब नतीजा क्या निकलता है कि उनकी जो टोटल संख्या जब होती है तो उन्हें लगता है कि जैसे मान लीजिए ओबीसी का है तो हमें 27% नहीं मिल पाया, जो एसटी के हैं तो 2% नहीं मिल पाया, या एससी के हैं तो 21% नहीं मिल पाया। अब इस आधार पर जब मेरिट बनी तो उन्हें लगा कि नहीं, 19,000 हमारी जो सीटें हैं वह कहीं ना कहीं जो है हमको नहीं मिल पाई है। यानी हमारा जो आंकड़ा जो रिजर्वेशन का है, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी जो है सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश मामले में इस बात को कह चुका है कि या तो खुली प्रतियोगिता में आप शामिल होइए या आरक्षण का लाभ लीजिए। लेकिन जो सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच का फैसला आया है वो कहा है कि नहीं, आप जो है हॉरिजॉन्टल भी दीजिए। यानी हॉरिजॉन्टल का मतलब कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, बिल्कुल अरविंद जय तिलक जी, किस तरीके से तमाम चीजें रही ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन इसी के साथ एक सवाल मैं अवधेश उपाध्याय से भी पूछना चाहूंगी। अवधेश जी, आरक्षण की ही हम बात कर लेते हैं। आरक्षण का जो मुद्दा है अक्सर हमने देखा है चुनावों में उठाया जाता है और बीजेपी की ओर से कई बार तो ये भी कहा जाता है कि आरक्षण तो एक ही आधार पर होना चाहिए, 2 ही जातियां होनी चाहिए, अमीर की होनी चाहिए और निर्धन की होनी चाहिए। लेकिन जहां पर वोट बैंक की बात आती है वहां पर ये जो बयानबाजी है ये बिल्कुल हवा में नजर आती है। देखिए, आरक्षण के लिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि किसी का हक मार के किसी और कुछ करे। आपको मैं बताऊं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पहले अच्छा खासा ये चलता था, SC ST का वहां पे उनको रिजर्वेशन मिलता था।
कांग्रेस पार्टी ने वहां SC/ST का जो है रिजर्वेशन खत्म करने का काम किया, ओबीसी का भी रिजर्वेशन खत्म करने का काम किया। तो हक मानने का काम कौन करता है? जामिया से यदि SC/ST ओबीसी का आरक्षण खत्म किया गया तो वो किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। अगर आज ये इतने दलित के मसीहा बन रहे हैं, ओबीसी समाज के मसीहा बन रहे हैं, जो संविधान को तार-तार करने वाले हैं, जो परिवारवाद बढ़ाने वाले हैं, वंशवाद को बढ़ाने वाले हैं, अरे भाई आप में हिम्मत है तो मैं आज खुले चैलेंज से आपके चैनल के माध्यम से उन तक बात पहुंचाना चाहता हूं अपनी, कि अगर उनमें हिम्मत है तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से, जामिया से, जो हमारे SC/ST भाई हैं, ओबीसी भाई हैं, उनको आरक्षण दिलाने का काम करें। हम सब साथ मिलकर काम करेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं कर सकते वो, क्यों? क्योंकि उनका आरक्षण तो हटाकर किसी और को दे दिया गया जो उनकी वोट बैंक है। तो देखो, जो राजनीतिक रोटियां सेक रहा है आरक्षण के चूल्हे पर, उसको पूरा देश अच्छी तरह से देख रहा है। उनकी रोटियां यहीं से चलती हैं, कहीं और से नहीं चलती। वो हक मारकर और फिर दूसरा झूठ बोलकर बरगलाने का काम करते हैं देश की जनता को। लेकिन अब देश की जनता बहुत अच्छी तरह जान चुकी है। और हाँ, मैं एक बात और बता दूं, तारिक भाई बता रहे थे चले गए छोड़ के, 2015 में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो पुलिस भर्ती घोटाला हुआ, वो सबको याद है किस तरह से वो घोटाला किया गया, किस तरह से भर्तियां की गई, किस प्रकार से एक ही वर्ग के लोगों को वहां शिफ्ट किया गया, सबके सामने है। अरविंद जय तिलक जी, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये रहेगा कि जिस तरीके से आरक्षण शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, जब संविधान में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो पिछड़े तबके हैं उन्हें समान अवसर दिए। 10 महीने की मियाद दी जाती है, मियाद बढ़ती रहती है साल दर साल, और उसके बाद अब ये स्थायी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि हमारा संविधान जो अलग अलग देशों से लिया गया है, उसमें एक साफ तौर पर एक बात अब देखने को मिल रही है, दूसरे देशों में आरक्षण की जो परिभाषा है स्कॉलरशिप के तहत बदलती दिखाई दे रही है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आरक्षण जो शब्द है योग्यता के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है क्या, और उसका वोट बैंक भी बन जाता है? बिल्कुल, देखिए दीपशिखा जी, इसको थोड़ा विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में देखना होगा। एक यह कि जो आरक्षण की व्यवस्था हुई, दो राय नहीं कि समाज के बहुत बड़े हिस्से के लोग जो है अभी भी हाशिए पर हैं। 10 साल के लिए था उसका बढ़ाया जाना, अब वो स्वीकार्य है और होना भी चाहिए, इसलिए कि जो समाज के मुख्य धारा में जिनको आना था अभी भी जो है पीछे छूटे हुए। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि मान लीजिए कि जैसे ST या SC वर्ग के लोगों को जिनको मिल रहा है। चलिए, इस सवाल पर बने रहते हैं, वापस आपके पास लौटूंगी। SPC प्रवक्ता तारिक खान जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब वो बोले तो कृपया उन्हें बोलने का मौका दिया जाए। जी तारिक जी। नहीं, देखिए, मैं सीधी सी बात कह रहा था। मैं चाहूंगा कि अरविंद जय तिलक साहब अपनी बात करें, मैं बहुत सम्मान करता हूं, वो कह लें फिर मैं अपनी बात कहूंगा। जी अरविंद जी बोलिए अरविंद साहब। हाँ, जी तारिक भाई धन्यवाद। हाँ, मैं यही कह रहा था कि जो लोग हाशिए पर लोग हैं, अभी 70 साल के बावजूद भी बहुत हिस्सा जो है पिछड़ा है, मुख्य धारा में नहीं आया है। निसंदेह जो है उनके आरक्षण की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए और सरकार जो है इसको लेकर के संवेदनशील भी है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अभी जो है अभी सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में फैसला आया है कि जो आरक्षित वर्ग, जो विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, जो लोग मान लीजिए क्रीमी लेयर के, हालांकि संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक मानवीय व्यवस्था यह होती है कि अगर आर्थिक रूप से हम सफल हो गए तो अपने ही समाज के लोग, जो अन्य लोग हैं, उनके लिए भी कम से कम जो है स्पेस दे, खाली जगह छोड़े। लेकिन वहां पर भी कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। यानी जो पॉलिटिकल तौर पर जो मजबूत हो चुके हैं, जिनके घर के विधायक हैं, MP है, MLA है, बावजूद इसके जो है वह आरक्षण के लिए अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, आरक्षण हमें भी मिलना चाहिए। मेरा मानना है कि भले ही उसमें संविधान में व्यवस्था क्रीमी लेयर का नहीं है या SC ST। अरविंद जी, दूसरे देशों में ये होने लगा है, दूसरे देशों में एक चीज होने लगी है कि आरक्षण दिया जा रहा है, पिछड़े वर्गों को आगे लाने के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन योग्यता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, स्कॉलरशिप के जरिए वो चीजें आगे आती है। मैं एक उदाहरण दूंगा, अभी महाराष्ट्र में जो है SC समाज के कम से कम 2 दर्जन डॉक्टर जो है, उन्होंने लिख करके जो है वहां की सरकार को दिया कि अब हमारे परिवार को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, दूसरे लोगों को मिलना चाहिए। मेरा मानना है कि सभी लोगों को, चाहे वो सवर्ण हो, पिछड़े हो, इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारा समाज और राष्ट्र आगे बढ़ेगा। जी चलिए तारिक जी, अब आपके पास आ सकती हूँ और आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि उपचुनाव भी होने वाले हैं। उपचुनाव में आरक्षण का जो मुद्दा है एक बार फिर से उठता दिखाई दे रहा है। बीजेपी एक तरफ जहां पर सपा को महिला सुरक्षा पर घेर रही थी, वहीं अब सपा के पास एक बड़ा हथियार है। देखिए, ऐसा है कि जब वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी तब तक तो ठीक था,
जयतिलक साहब वरिष्ठ हैं, समझेंगे बात को, मैं जानकार नहीं हूं इस बात का। लेकिन जब ये जन्म के आधार पर हो गई तो हजारों सालों तक जो वंचित थे, शोषित थे, जिनको शूद्र या महादलित कहा जाता है, उनको ये अधिकार नहीं था कि वो सामान्य रूप से उन रोडों पे चल सकें या शिक्षा ग्रहण कर सकें। शिक्षा पे पूर्णतः अधिकार किसी एक समाज का था। तो क्या उन हजारों सालों की जो असमानता है उसको हमने 70 साल में बराबर कर दिया? अगर सरकार के पास इसके सपोर्ट में कोई डेटा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के वर्गीकरण की बात की तो साथ में एक बात और कही कि आपके पास सपोर्टिंग डेटा होना चाहिए। सपोर्टिंग डेटा क्या होता है कि कोई आयोग बने, वो अपनी रिपोर्ट तैयार करे और कहे कि ये उद्धार हुआ है या ये करने की जरूरत इन डेटा के हिसाब से। तो मान लेते हैं कि अभी ये चर्चा शुरू हो गई कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए या टैलेंट के हिसाब से किया जाए या क्रीमी लेयर बना दिया जाए या वर्गीकरण कर दिया जाए। उसमें बहुत सी प्रॉब्लम है। और क्या इन 70 सालों में उन वंचित समाजों का, जिसमें जो आरक्षण था वो आर्थिक आधार पर नहीं किया गया था? ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम सरकार चलाती है, आपको अनाज देती है, तमाम चीजें करती है। ये हजारों साल तक जो समाज में ऊंच नीच थी, गैर बराबरी थी, उसको खत्म करने की लड़ाई जिसको बाबा साहब ने लड़ा और लास्ट में आकर उन वंचितों को अधिकार दिलाने के लिए उनको आरक्षण का प्राविधान किया। तो अब अगर कोई डेटा लेके आए सरकार कि हाँ उद्धार हो गया उनका, वो तो आज भी SC की सीटें खाली हो जाती हैं। आपको पता है अभी आपने 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है, इसमें हमारे स्टेट में ST का रिजर्वेशन 2% है सिर्फ में, उसमें भी 900 या 1000 ST की सीटें खाली थी। मतलब वो हमारे स्टेट में तो ST है ही नहीं, क्योंकि हमारे स्टेट में ST का रिजर्वेशन सिर्फ 2% है, शेड्यूल ट्राइब का। तो इसलिए कह रहा हूं कि हमारा मानना है, जरूरी नहीं है ऐसा है कि ये समाज अभी तक वंचित है, जो बैकवर्ड है, OBC है, इनको आरक्षण की जरूरत है। जब ऐसे डेटा सरकार के, किसी की सरकार, सपा क्या ये जो विधानसभा उपचुनाव है इस मुद्दे के साथ उतरेगी? नहीं, देखिए मैम, जो आरक्षण है उसी मुद्दे को समाजवादी पार्टी हमेशा लेके चली, क्योंकि जो शूद्र है, जो उनको बैकवर्ड कहा जाता है, जिसमें अति बैकवर्ड है और बैकवर्ड भी हैं, उनके साथ भी अन्याय हुआ है। इस भर्ती में क्या हुआ? ये अन्याय तो सरकार नहीं किया है, सरकार मानने को तैयार नहीं है, मगर ये अन्याय सरकार का ही है। अब इस अन्याय की लड़ाई ही हमने लड़ी थी, तो जनता ने हमको 37 सीटें जीत के दी, आगे भी लड़ेंगे। अगर ये जो आपने सवाल उठाया है इसका जवाब ले लेते हैं अवधेश उपाध्याय। जैसे अवधेश जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा आप लोगों की ओर से मुद्दे उठाए गए, विकास के सपने दिखाए गए। इसी के साथ ही जहां विपक्ष के जो मुद्दे थे, जिनमें आरक्षण को लेकर था, संविधान को लेकर था, जनता ने उन पर भी भरोसा जताया है, पहले से ज्यादा जताया है 2014 के बाद। बिल्कुल, देखिए दीपशिखा जी, झूठ एक बार, आप झूठ के आधार पर आप किसी को अपने कब्जे में ले सकते हैं, लेकिन दोबारा नहीं आ सकता वो आपके कब्जे में झूठ के आधार। तारिक भाई अभी बता रहे थे, बात कर रहे थे, मसीहा बनने की कोशिश कर रहे थे, दलितों की बात कर रहे थे, चिंतक बन रहे थे दलितों के। मैं तारिक भाई से कहना चाहता हूँ, तारिक भाई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से, जामिया से, जो SC ST OBC का जो आरक्षण खत्म किया गया उसको भाई बहाल कराइए ना, उनको दिलाइए। क्यों नहीं दिलाते आपके नेता, आपके सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं दिलाते? अभी कुछ दिन पहले बरेली में एक सरफराज नाम के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ने एक दलित महिला के दांत तोड़ दिए। किसने कुछ कहा? तारिक भाई ने कुछ कहा उसमें? या तारिक भाई के नेता ने कोई टिप्पणी करी उस पर? वो भी एक दलित महिला थी जिसके दांत तोड़ दिए गए, सरफराज नाम के गुंडे ने तोड़ा बरेली में। ये केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, जो रिजर्वेशन के जो चूल्हे पर जो रोटियां सेक रहे हैं ना, वो इनका धीरे धीरे खत्म होने वाला है। देश की जनता और यूपी की जनता बखूबी जानती है, उनको विकास चाहिए। जो विकास भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में दिया है वो पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं। पहले आपने बताया, दीपशिखा जी एक बात और बताऊंगा, समाजवादी पार्टी के शासन में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया घोषित करने का काम हुआ था। ये तारिक भाई को पता होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में एक माफिया था उस समय। उनका जो खौफ था उत्तर प्रदेश में, जनता परेशान थी उससे, उसको उसका जो डर। चलिए इन सवालों का जवाब ले लेते तारिक खान। जैसे तारिक खान जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जातिगत आरक्षण का मुद्दा इनकी ओर से उठाया गया है। देखिए मैम, ये मामला कोर्ट में है, AMU वाला, इस पे सरकार को और इनको मिल के
अब देखिए फिर से बीच में आ गए। मैंने खूब सुना, इन्होंने खूब प्रहार किया। देखिए समझिए, प्रहार को सहन करना सीखिए, प्रहार को सहन कर लीजिए फिर जवाब दीजिए। एक जब से ये जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक साथ में आया तो पहले ये लोग हिंदू मुसलमान को लड़ाते थे, अब इन्होंने क्या किया, कहा दलित और मुसलमान को लड़ाना है, ओबीसी को और मुसलमान को लड़ाना है। अयोध्या में ये किया गया। अभी जो भाई ने प्रकरण बताया वो भी उसी का नई स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि किस तरीके से, क्योंकि जो पीडीए की एकता है उस पे प्रहार हो रहा है। भाई आप लड़ाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका हक तो मत मारो। ए से आपको कोई मतलब नहीं है, मुसलमानों वो तो आपके दुश्मन है, उनको छोड़ दीजिए आप। लेकिन पी और डी, इसने तो आपको वोट दिया, सरकार बनाई। अरे मुसलमानों का हक मानने वाली भी आपकी प्रोफेसर पार्टी है भाई। अरे वक्फ बोर्ड की जो 9 लाख जो प्रॉपर्टी पड़ी हुई है उसमें भी भाई आधे ज्यादा प्रॉपर्टी अखिलेश यादव के राज में है। अभी मौका वक्फ मिलेगा बोर्ड का अभी आपको तो खुलासा बोलिएगा। होगा, पता चलेगा उसमें। बड़ी मैं सुधांशु भाई से मिलूंगा, कहूंगा कि इन लोगों को बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। चलिए आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। अरविंद जय तिलक जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आरक्षण का ये जो शब्द है जो इंट्रोड्यूस सिर्फ समानता के लिए हुआ था, एक समान अवसर देने के लिए हुआ था, क्या अब वक्त आ चुका है इसकी रूपरेखा बदलने का? क्योंकि जहां से हमने अपना संविधान बनाया, जिन देशों के संविधान को लेकर हमने बनाया है, उन देशों में भी ये चीजें चेंज हो गई हैं। इस चीज को देखते हुए कि पद की योग्यता पर कोई भी जो कॉम्प्रोमाइज है वो नहीं किया जा सकता। देखिए, समीक्षा तो हर चीज की होनी चाहिए और मुझे लगता है कि आरक्षण जो है एक जो है पूरे समाज को प्रभावित करने वाला इशू है और कहीं ना कहीं जो है हाशिए के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का भी यह एक सिस्टम है, व्यवस्था है। तो इस पर विचार होना चाहिए। विचार उसी परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए कि जो लोग शेष सभी बचे हैं और जिनके पास योग्यता है बावजूद वह जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे, तो आखिर उसके पीछे कारण क्या है? क्या इस पर केवल राजनीतिक दलों की अपनी एक संकीर्णता है? देखिए, यही मुद्दा जो है अंततः आपने उपचुनाव का जिक्र किया ना, इसको लेकर के उड़ेंगे। सियासी माइलेज लेने के लिए भरपूर कोशिश हो रही है, चाहे डिबेट से देख लीजिए, सड़क से देख लीजिए, सदन से देख लीजिए, और मुझे लगता है कि एक धारदार हथियार के तौर पे इसका उपचुनाव में इस्तेमाल भी होगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक जो विचारवान जो राजनीतिक दल होता है या समाज की जो चिंता करने वाला लोग होता है, उसे कहीं ना कहीं जो है इस पर जो है व्यापक विमर्श के जरिए एक समीक्षा हो कि भाई आखिर योग्यता भी कोई चीज होती है क्या? योग्यता को दरकिनार करके ही केवल आरक्षण को आगे बढ़ाया जाना चाहिए? मेरा मानना है कि योग्यता आरक्षण दोनों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जो तमाम ऐसी परिस्थितियां होती है कि योग्य लोगों को अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है और वो पिछड़ते चले जाते हैं, जैसा कि भारत में अभी भी यह स्थिति है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो पिछड़े समाज के भी हैं या SC ST के हैं, जो इस काबिल हो चुके हैं कि मुख्य धारा में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आरक्षण योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप के साथ देना, ये एक UN में भी चर्चा का विषय बना है। आप तीनों का शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में आपने भाग लिया। दो टूक में फिलहाल के लिए इतना है।